आज हम कूलम्स फोर्स पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें कुछ की कंसेप्ट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगी जो कि स्पेसिफिक है और जहां पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। 3 चार्जेस ऑफ 10 कूलम्स comma -7 coulombs and 3 coulombs are being placed at the vertices of a triangle। मतलब एक ट्राइंगल के वर्टेक्स पर 3 चार्जेस रखे हुए हैं। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ओवर 10 coulombs चार्ज। रिजल्टेंट फोर्स आपको किस पर निकालना है? 10 coulombs चार्ज पर निकालना है। वेयर द लोकेशन ऑफ द चार्जेस आर बीइंग शोन इन द फिगर। चलिए ये जो कुछ भी स्टेटमेंट में लिखा है वो हम फिगर पर समझ लेते हैं। 3 चार्जेस एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस पर रखे हुए हैं। फर्स्ट पोजीशन पर चार्ज है 10 coulombs, सेकंड पोजीशन पर -7 coulombs और थर्ड पोजीशन पर 3 coulombs चार्ज है। लोकेशन हमको इसी फिगर पर मेंशन की हुई है। तो फर्स्ट चार्ज की लोकेशन है 0 0 0, सेकंड की 0 3 0 और थर्ड की -2.5, 1.5, 0। मतलब ये तीनों चार्जेस XY प्लेन पर ही रखे हुए क्योंकि तीनों का Z कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक, अब नेचर ऑफ द चार्जेस को समझते हुए मैं इन चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग पर आपको फोर्स की डायरेक्शन बता देती हूँ। फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज दोनों अपोजिट नेचर के होने की वजह से फर्स्ट चार्ज सेकंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फर्स्ट चार्ज सेकंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ड्यू टू 1/2, फोर्स ड्यू टू 1/2 इज दिस वन और एरो टूवर्ड्स 1 है क्योंकि 1 उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, सिमिलरली 2 सेकेंड चार्ज भी 1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि दोनों का नेचर वही सेम अपोजिट है। तो 2 जो है वो 1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स हो जाएगा फोर्स ड्यू टू 2/1 एंड इट इज अट्रैक्शन फोर्स। तो ये फोर्स मेंशन हो रहा है 2 की वजह से 1 पर, ये मेंशन हो रहा है 1 की वजह से 2 पर और दोनों अट्रैक्शन काइंड ऑफ है। पर अपोजिट तो होंगे ही क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट एक चार्ज का दूसरे पर और दूसरे चार्ज का पहले पर ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जब मैं इस पर्टिकुलर फोर्स के लिए यूनिट वेक्टर की बात करूंगी यहाँ पर इस लाइन पर, तो मुझे जो फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट वो ये फाइंड आउट करना है कि 10 कूलम्स पर इन दोनों चार्जेस की वजह से कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना है। फिर से मैं रिपीट करूं, 10 कूलम्स पर -7 की वजह से कितना फोर्स है, 10 कूलम्स पर 3 कूलम्स की वजह से कितना फोर्स है, इन दोनों फोर्सेस की वजह से हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होगा या पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन होगा वो F12 होगा, F21 नहीं होगा। सिमिलरली अब मैं जैसा -7 की वजह से 1 पर मैंने ऑब्जर्व कर लिया फोर्स, वैसे ही मैं 3 कूलम्स की वजह से भी 1 पर ऑब्जर्व कर लेती हूँ। 3 कूलम्स की वजह से 10 कूलम्स पर जो फोर्स लगेगा दोनों सेम नेचर के होने की वजह से फोर्स होगा रिपल्शन का। फिर से मैं रिपीट करूं, दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं इसलिए 3 कूलम्स की वजह से 10 कूलम्स पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मतलब 3 कूलम्स का चार्ज 10 कूलम्स के चार्ज को अपने से दूर पुश करेगा। तो ये पुश 3 कूलम्स की वजह से 10 कूलम्स पर ये पुशिंग वाला फोर्स हो गया। अब यहां पर मैं नेम कैसे दूं इस फोर्स का? तो 3 की वजह से 1 पर, तो 3 की वजह से 1 पर रिपल्सिव फोर्स है, ऐसा हम समझ लेते हैं। अब मेरा पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन F12 है और F13 है। तो F12 और F13 के हिसाब से ही मैं इन फोर्सेस के यूनिट वेक्टर्स को फाइंड कर लेती हूँ। F12 जो है फोर्स, इसकी डायरेक्शन में एक्ट होने वाला यूनिट वेक्टर जो होगा वो A12 होगा। F13 के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो A13 है। तो सबसे पहले मैं A12 और A13 को फाइंड आउट कर लेती हूँ। A12 को मैं फाइंड कर रही हूं, तो अब मैं एरो को चेक कर रही हूं, F12 के एरो को। अब ये एरो किस तरफ डायरेक्टेड है? 2 की तरफ। कहां से? 1 से। तो जब मैं A12 कंस्ट्रक्ट करूंगी तो 2 के कोऑर्डिनेट से 1 के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करूंगी। मतलब 0 - 0 AX, 3 - 0 AY और 0 - 0 AZ, ये हो गया। और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है या लेंथ ऑफ दिस वेक्टर से डिवाइड कर दूंगी तो ये मेरा यूनिट वेक्टर हो गया अलोंग F12। दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग F12।
ठीक। अब मैं A13 यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेती हूँ। ये यूनिट वेक्टर वो है जिसके अलोंग F13 फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, कैसे? फिर से मैं एरो चेक कर लेती हूँ। F13 का एरो कैसा है? F13 का एरो है टूवर्ड्स 1 फ्रॉम 3, मतलब 1 के कोऑर्डिनेट्स में से 3 के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होंगे, मतलब 0 माइनस माइनस 2.5 यानी 0 प्लस 2.5 AX, 0 माइनस 1.5 AY एंड 0 माइनस 0 AZ, तो वो 0 AZ लिखा है, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो नेचुरली वो देखकर ही समझ में आ रहा है 2.5 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर का के एडिशन का अंडर रूट होगा। ठीक है, अब यहां पर मैं F13 के मैग्नीट्यूड को अगर समझूं तो F13 का वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड F13 है। F13 वेक्टर मतलब मैंने एरो लगा दिया उसके ऊपर, और F13 का मैग्नीट्यूड मतलब F13 हो गया, बिना एरो का हो गया, और मैं साथ में डायरेक्शन किससे मेंशन कर रही हूँ? A13 से, A13 यूनिट वेक्टर से। मतलब मेरी डेफिनेशन F13 वेक्टर की हो गई है, F13 मैग्नीट्यूड और A13 डायरेक्शन, ये पूरी मेरी डेफिनेशन हो गई F13 की। ऐसी ही डेफिनेशन में F12 की भी दे सकती हूँ। F12 वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? F12 मैग्नीट्यूड और A12 यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं हम यहाँ पर। F13 का मैग्नीट्यूड कितना है? अब तो F13 किसके बीच में रखना है? 10 कूलम्स और 3 कूलम्स के बीच में। तो हमें मालूम है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का वो Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम डिनोमिनेटर में। तो वही Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड द डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये मैं अभी डिस्टेंस स्क्वायर निकाल लूंगी, और निकाल चुके हैं हम वैसे। तो ये मेरा F13 का मैग्नीट्यूड हो गया। इस मैग्नीट्यूड को मैं A13 जो पूरा ये है इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे पूरा F13 वेक्टर फोर्स मिल जाएगा। तो चलिए इसी को मैं एनलार्ज करके यहां लिख रही हूं, इसी को एनलार्ज करके यहां लिख रही हूं। तो F13 वेक्टर हो गया 10 इंटू 3 हो गया। एक चार्ज जो है वो 10 कूलम्स का है, दूसरा चार्ज जो है 3 कूलम्स का, 10 इंटू 3 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, और d जो होगा वो इसके बीच का डिस्टेंस मतलब अंडर रूट 2.5 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर होगा। ये d है और उसका स्क्वायर, तो d स्क्वायर ये मेंशन कर दिया। इसके साथ साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगी A13 यूनिट वेक्टर, तो ये रहा यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर को ऑब्जर्व करते हुए तो न्यूमरेटर में मेरा 2.5 AX है, और ये हो जाएगा माइनस 1.5 AY, और 0 AZ मैंने नहीं लिखा, और डिनोमिनेटर में 2.5 का स्क्वायर प्लस 1.5 के स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। जब मैं इसको क्लब करती हूँ तो मुझे इसका क्यूब मिलेगा, और सॉल्व करने पर ये 2.9 मिल रहा है। तो ये ब्रैकेट और ये डिनोमिनेटर मिला के 2.9 का क्यूब हो गया है। 10 इंटू 3 30, ये पूरा वेक्टर एक्सप्रेशन यहां ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहां आ गया। 30 चला ही आ रहा है, ये एक्सप्रेशन भी न्यूमरेटर में है। 4 पाई और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होती है फैराड्स पर मीटर, हमें मालूम है। ये होती है परमिटिविटी ऑफ द एयर, तो वो हमने मेंशन कर दी। और 2.9 का क्यूब जो है वो 24.38 है। इसको पूरे को जब हम सॉल्व करते हैं, मतलब ये डिनोमिनेटर वो 30 को लेते हैं तो 0.011 इंटू 10 टू द पावर 12 आता है, और ये ब्रैकेट मैंने एज इट इज रखा। देन 0.011 इंटू 10 टू द पावर 3 करके इसको 11 में कन्वर्ट कर दिया, और 10 टू द पावर 9 ये है। 11 का मल्टीप्लिकेशन इंडिविजुअल टर्म में किया तो इतना हमें यूनिट फोर्स मिला है। मैं यूनिट फोर्स वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी यहाँ नहीं समझ में आ रहा है कि डायंस में होगा कि न्यूटन्स में होगा फोर्स, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो है ना तो हमें सेंटीमीटर में मालूम है, ना हमें मीटर में मालूम है, ना हमें फीट में मालूम है। ट्राइंगल की लेंथ जो है, हमें सिर्फ चार्ज की यूनिट कूलम्स मालूम है, तो उस हिसाब से मैंने यूनिट फोर्स ऐसा वर्ड यूज कर लिया है। अब मैं F12 फाइंड आउट कर लेती हूँ। F12 में मैं ये वाला फाइंड कर रही हूँ, तो दोनों के बीच में अब यहाँ जो मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल करने का पिक्यूलर मेरा रीजन जो है वो यहाँ अपियर हो रहा है कि 1 और 2 पे जो 10 कूलम्स और -7 कूलम्स है, इसकी वजह से मैंने नेचर को समझते हुए, इनका नेचर कैसा है, अट्रैक्शन का रहेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस है, दोनों अपोजिट चार्जेस है, तो मैंने एरो वैसे ही लगाए हैं ये जानते हुए
यहीं पर एरोस से रियलाइज करवा दे रही हूं कि ये अट्रैक्शन के ही फोर्सेस है। जब मैं एरो लगा रही हूं और इनके नेचर को प्लस और माइनस को ध्यान में रखते हुए मैंने एरो लगाया है, तो जब मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखूंगी तो मुझे यहाँ 7 के साथ माइनस साइन लगाने की जरूरत ही नहीं। अगर मैंने 7 के साथ माइनस लगा दिया तो इसका मतलब ये पूरा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन का हो जाएगा, ये पूरी डायरेक्शन रिवर्ट हो जाएगी 180 डिग्री से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम एरो लगाते हैं तो नेचर ऑफ द चार्जेस को सोचते हुए हमने एरो लगाया है। तो जब एरो हमारा नेचर ऑफ चार्जेस को सोचते हुए लगाया तो मैग्नीट्यूड के साथ कतई ही आपको प्लस माइनस सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स उठा के लगा दीजिए। तो ठीक है, 10 × 7 ले लिया, 4πε0 ले लिया, डिस्टेंस इनके बीच का 3 है तो 3² ले लिया, और a12 यूनिट वेक्टर का एक्सप्रेशन देखेंगे तो वो 3ay/3 है, मैंने स्क्वीज्ड ले लिया है। तो ये पूरा आया, सॉल्व किया हमने तो ये 69.9 × 10⁹ ay आया। अब मेरे पास एक एक्सप्रेशन हो गया है F13 का, ये वाला, और एक एक्सप्रेशन हो गया है मेरे पास F12 का। मुझे निकालना रिजल्टेंट फोर्स एट 10 कूलम्स, वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। ये वाला जो फोर्स है वो 1 पर 3 की वजह से है, और ये वाला जो फोर्स है वो 1 पर 2 की वजह से है। तो अब 1 पर 10 कूलम्स पर एक्ट होने वाले दो फोर्सेस, एक ये हो गया ड्यू टू रिपल्शन ऑफ 3 कूलम्स, और ये है ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ 7 कूलम्स, -7 कूलम्स। तो ये हो गया। अब इन दोनों फोर्सेस की वजह से या तो मैं ग्राफिकली पैरेललोग्राम बना लूं और उसके डायगोनल पर मैं रिजल्टेंट फोर्स F1 शो कर दूं जो 10 कूलम्स पे काम कर रहा है, या फिर एक्सप्रेशंस मेरे पास अवेलेबल है, उनका अलजेब्रिक एडिशन कर लूंगी तो सीधे सीधे मुझे F1 मिल जाएगा। तो मैंने अलजेब्रिक एडिशन ही किया, यहाँ पर मुझे एक्स और ay की टर्म्स मिल रही, यहाँ पर मुझे सिर्फ ay की टर्म मिल रही, तो नेचुरली जो रिजल्टेंट होगा उसमें एक एक्स की टर्म होगी और एक ay की टर्म होगी। इस तरीके से ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया हमारा 10 कूलम्स पर, और ये पूरा प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है। पर बात फिर से मैं रिपीट करूंगी कि ये एरो हर बार हमने चार्जेस के नेचर को सोचकर लगाए हैं। तो जब भी हम Q1 × Q2/4πε0d² लिखते हैं, वहां पे हमें चार्जेस के नेचर अगर निगेटिव है तो माइनस लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस माइनस की वजह से क्या हो रहा है वो हमने पहले से कंसिडर कर लिया है। तो ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया।